फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें मैं ये जो वीडियो सीरीज बना रही हूँ, मैंने पहले ही बताया है कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मिला करके ये सीरीज बना रही हूँ, जिसमें पहले 3 to 4 वीडियोस जो आएंगे आपके पास वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेंगे बेसिकली, और उसके बाद वाले वीडियोस आप लोगों के एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड रहेंगे। क्लियर? आज के इस वीडियो में मैं कुछ हायर लेवल का आप लोगों को देने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि जब +2 में वो जाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है जितना उन लोगों को पढ़ना चाहिए, और आईसीएसई बोर्ड में वो पढ़ाया जाता है। तो मैं कुछ डिटेल आप लोगों को दूंगी, बेसिक टच रहेगा वो +2 लेवल का, ताकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हो किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट +2 की केमिस्ट्री को समझने में प्रॉब्लम ना हो। साथ में अगर आप किसी और कंपटीशन को देते हैं, अगर आप मान लिया कि आपने साइंस नहीं लिया +2 में जाकर के, आप किसी और कंपटीशन को दे रहे हैं, वहां पर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि इस वीडियो में मैं जो कुछ पढ़ाऊंगी वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के जानकारी के लिए, ताकि +2 में आप लोगों को दिक्कत ना हो। किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर हायर लेवल का कुछ भी पूछा जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, मैं वो बताऊंगी। क्लियर? तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है किसी भी एटम के डिफरेंट शेल्स में, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक शेल के अंदर किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रहता है, क्योंकि एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं है। जैसे सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट पे एक प्लैनेट रिवॉल्व करते रहता है, 2 प्लैनेट थोड़ी ना रिवॉल्व करते हैं, बट एटम के स्ट्रक्चर में ऐसा तो होता नहीं है। अगर एक ऑर्बिट की बात मैं कहूँ, प्लैनेट की बात कहूँ, तो एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है, बट जहां ही हम लोग एटम की बात करते हैं तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। साथ में हर एक इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो हर एक के पास होती है अपनी एनर्जी। ये दोनों बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर सबके पास निगेटिव चार्ज है, क्लियर, तो दे रिपेल ईच अदर, वो लोग आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो भाई स्टेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत हो जाएगी, और सबके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी या थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। तो कैसे डेफिनेट लोकेशन होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर, इस वीडियो में हम लोग यही देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें डीप नॉलेज हम लोग लेंगे अबाउट शेल, जिसे ऑर्बिट भी कहा जाता है, सबसेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगी आप लोगों को। ऑर्बिट या शेल, ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, इट इज वेल डिफाइंड circular path or elliptical path in which electrons revolve। ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। क्लियर? और इसका नाम हमने क्या दिया था? K, L, M, N and so on। जितना भी हमारा शेल होगा, जितना भी हमारा ऑर्बिट होगा, तो इसकी जानकारी तो भाई हम लोगों को मिल गई। What are these subcells? तो these subcells are subdivision of shells। इस शेल के सब डिवीजन को ही हम लोग सब शेल्स कहते हैं। और ये KLMN ये 4 प्रकार के होते हैं, और कैसे अरेंज होते हैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। S, P, D, F, ठीक है, GHI कुछ भी हो सकते हैं, बट जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनमें SPDF ही काफी है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए।
ना अब मैं एक धागे के द्वारा आप लोगों को बताती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज दिस, ये हमारा क्या है, ये है हमारा शेल या ये है हमारा ऑर्बिट जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बट जितना भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है उन सब के पास अलग एनर्जी होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है। और मैंने यहाँ पर बताया भी था K से ज्यादा एनर्जी L की, L से ज्यादा एनर्जी M की। बिल्कुल यही चीज यहाँ होता है। ये अगर K सेल है तो ये अकेला नहीं होता है, ठीक है, इसमें दो सब डिविजन्स होते हैं एंड दीज आर सब सेल्स। क्लियर, दीज आर सब शेल्स, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये एक शेल है, ठीक है, और इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये हल्का सा देखिए मैं अलग कर दे रही हूँ। दीज आर, दिस इज वन शेल या ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल, एंड अगर ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए इस तरह से, दीज आर सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल। क्लियर, यही था आप लोगों का सब शेल्स। तो सब शेल्स इज नथिंग बट सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। और ये S, P, D, F, मैं सिर्फ इसका नाम बताऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ये एक्चुअली डिटेल बहुत ज्यादा आप लोगों को +2 में जाके पढ़ना, अभी मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ। S का जो नाम पड़ा, S इज फॉर शार्प, P इज फॉर प्रिंसिपल, D इज फॉर diffused and F is for fundamental। ये इसके फुल फॉर्म है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ फुल फॉर्म के नाम आप लोग देख लीजिएगा। इसका डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि ये शेल क्या है, सब शेल्स क्या है एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये लेट अस सपोज ये K, ये L, ये M। तो इस शेल के अंदर मान लिया कि एक घर है आपका, आप मैं पूछूं कि भाई आप किस इलाके में रहते हो, तो आप क्या कहोगे, मैं लेट अस सपोज मैं कोई एक गिवन एरिया है तो आप उस एरिया का नाम बताओगे। लेट अस सपोज इस एरिया का नाम है A, तो भाई मैं A वाले एरिया में रहता हूँ। ठीक है, बोलेंगे बेटा तुम्हारा घर क्या है, तुम और कुछ डिटेल बताओ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो तुम क्या बताओगे कि भाई सर मैं इस लेन में रहता हूँ, लेन मान लिया लेन B में रहता हूँ। ठीक है, भाई तुम्हारा ब्लॉक नंबर कितना है, तुम्हारा हाउस नंबर कितना है, तो सर मेरा हाउस नंबर है 246 लेट अस सपोज। अब आपने क्या किया, जो मेन बताया दिस इज शेल, उसका जो सब डिवीजन बताया दिस इज सब शेल, एंड इस सब शेल के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए, दीज आर ऑर्बिटल्स। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लियर, K हो गया शेल, S, P, D, F हो गया सब शेल्स, एंड व्हाट अबाउट ऑर्बिटल्स। तो हर एक सब सेल्स के अंदर कुछ एरिया होते हैं जहां पर वो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसका डेफिनेशन कहें तो इट इज 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी, डायमेंशनल probability where about approximately यहाँ पे माना गया है 90 to 95% chances to found electron। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। ये कैसे पता लगाया गया, ठीक है, मैं एक एक्टिविटी आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको ऑर्बिटल्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये लेट अस सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है। चलिए, ये मैंने इसे वायर से टाई अप कर दिया है ताकि मैं इसे हैंग अप कर सकूं। नाउ लेट अस सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। देखिए मैं रिवॉल्व करूंगी ना तो आप लोगों को इमेजिनरी पाथ खुद ब खुद दिखने लगेगा। ये रिवॉल्व करता है
around nucleus and this is shell. ठीक है, अब इसी के अंदर सब सेल है हमारा. But probability of finding electron, अब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा. वो रिवॉल्व यहाँ भी कर सकता है, रिवॉल्व ही तो करना है इसे. वो रिवॉल्व यहाँ भी कर सकता है, वो रिवॉल्व यहाँ भी कर सकता है, वो रिवॉल्व कहीं भी कर सकता है. बट किसी एक एटम का जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम यानी 90 to 95%, कभी भी 100% हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है साइंस में. तो मैक्सिमम टाइम ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों को इधर घूमते नजर आया. दिस इज शेल. क्लियर? मैक्सिमम टाइम ये इलेक्ट्रॉन, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस पाथवे पे घूमते नजर आया. दिस इज शेल. अब देखिए डिस्टेंस हमारा फिक्स है. लेट अस सपोज न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज मान लिया कि इस डायग्राम में मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर रखा है. तो रेडियस यानी कि रेडियाई जो इसकी हुई वो 7 सेंटीमीटर हो गई. तो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसे घूमना है. ये ऐसे भी घूम सकता है ना, ये ऐसे भी तो घूम सकता है 7 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर. ये ऐसे भी तो घूम सकता है ना 7 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर. अब मैंने कहा कि भाई एक शेल है जिसका डिस्टेंस है न्यूक्लियस से 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर ये ऐसे भी एक सर्कुलर पाथ बना सकता है, 7 सेंटीमीटर ये ऐसे भी एक सर्कुलर पाथ बना सकता है, 7 सेंटीमीटर ये ऐसे भी सर्कुलर पाथ बना सकता है. तो ये हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. क्लियर? हम लोग जब भी डायग्राम बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, बट एटम के साथ ऐसा नहीं है. इट इज 3 डायमेंशनल फिगर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस जगह भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. रेडियाई तो हमारा सेम है, हर जगह वो सेम है इसका रेडियस, बट ये कहीं भी पाया जा सकता है. और जिस पूरे इलाके में जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसे ऑर्बिटल कहते हैं. तो पहले तो आप डेफिनेशंस तीनों का समझ लीजिए, फिर मैं और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. मेन सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसे शेल कहते हैं, KLMN. ठीक है? इसका जो सब डिवीजन होता है जैसे K है या L है, तो ये L अकेला नहीं है, ये L इस तरह से 2 सबशेल्स को मिला के बना है. M 3 सबशेल्स को मिला करके बना है. ठीक है? तो ये हो गए सारे के सारे सबशेल्स. और ऑर्बिटल्स एक सबशेल के अंदर में जो वो हाउसेस उसके हो गए जहां पर सबसे ज्यादा चांस होता है इलेक्ट्रॉन को मिलने का, वो हो जाता है ऑर्बिटल्स. तो इस तरह से हमारा शेल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं. इन तीनों को मैं फिर से एक डायग्राम के द्वारा आप लोगों को बताती हूँ. ये नाम मैं इरेज कर दे रही हूँ, ये सारे नाम आपको नोट्स में मिल जाएंगे. ठीक है ना? मैं फिर से एक डायग्राम के द्वारा आप लोगों को बता रही हूँ. दिस इज, लेट अस सपोज यहाँ न्यूक्लियस है, ये K, ये L, ये M, दिस एंड दिस. ये तो हमारे शेल्स हो गए जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था ना. जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतने ही उसमें सबशेल्स पाए जाते हैं. जैसे K शेल में सिर्फ एक ही सबशेल्स पाया जाता है और वो पहला सबशेल्स होता है S. सेकंड नंबर के ऑर्बिट में 2 सबशेल्स पाए जाते हैं. ये 2 को मिला के एक बना होता है S एंड P. M में 3 सबशेल्स पाए जाएंगे, S, P, D. अगर मैं N शेल को ले लूं तो 4, क्योंकि 4th नंबर ऑफ हमारा ऑर्बिट है तो उसमें 4 सबशेल्स पाए जाएंगे और ये सब मिलके N बनाएंगे, S, P, D एंड F. ये क्लियर हुआ आपका?
ठीक है, जितने ऑर्बिट, जिस नंबर पर वो ऑर्बिट है उसके पास उतने सबशेल्स हैं। के नंबर 1 पे है, इसके पास एक सबशेल्स। एल सेकंड पे है, इसके पास 2 सबशेल्स। एम थर्ड पे है 3 सबशेल्स। एन फोर्थ पे है 4 सबशेल्स। के एल एम एन ओ फिफ्थ पे 5 सबसेल्स एंड सो ऑन। इस तरह से वो होते हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, लेट अस सपोज इट इज अ हाउस, ये हमारा लेन है और ये हमारा हाउस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो फाउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर? वो इस तरह से पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से शेल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स रिलेटेड होते हैं। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो कैसे रिलेट होते हैं इन सब से। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो सब शेल्स हैं, तो एक सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर? ये भी फिक्स होते हैं। एस में सिर्फ रहेंगे 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। और यहाँ मैं एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से शो कर रही हूँ। जस्ट लाइक ये आपका घर है, ये आपका घर है। चलिए, पी के पास रहते हैं 3 ऑर्बिटल। ये इसकी संख्या बेटा फिक्स होती है, क्योंकि पी सब सेल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में मैक्सिमम आया था। ठीक है, तो ये हो गए 3 ऑर्बिटल इस तरह से। 3 हो गए बॉक्स। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी सब सेल्स में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 जगह पे आए थे, 5 प्लेसेस पे आए थे सबसे ज्यादा। तो ये क्या होगा, 5 बॉक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? एंड एफ सबशेल्स के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि उसमें 7 जगह पर जब उसकी स्टडी की गई तो 7 जगह पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो अब आप लोगों का ये क्लियर हुआ कि एस में कितने 1, पी के पास कितने ऑर्बिटल 3, डी के पास कितने ऑर्बिटल 5, एफ के पास कितने ऑर्बिटल 7। और भी एक रूल है, 1 ऑर्बिटल की कैपेसिटी, 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में हमेशा और हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यही इसकी कैपेसिटी होगी। यानी हर एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स मैंने एक ऑर्बिटल दिखाया है और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे इसमें 2, इसमें 2, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो मैं डायग्राम आप लोगों को बताऊंगी अभी, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से, एक ऑर्बिटल में जब भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, ठीक है, एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो आइदर एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, या तो ये सारे डायग्राम्स आप लोगों को डिटेल में ही पढ़ने हैं हायर क्लासेस में, और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए 9th एंड 10th में ही। ठीक है, इस तरह से एरो बनाया जाता है। ये एरो क्या शो करता है? ये एरो शो करता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से हमारा प्लैनेट रिवॉल्व भी करता है अराउंड द सन और रोटेट भी करता है अपने एक्सिस पर। ठीक है, ये लेट अस सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भाई रिवॉल्व तो करता ही है अराउंड द न्यूक्लियस, और ये रोटेट भी करता है। देखिए इस तरह से, जैसे हमारा प्लैनेट रोटेट करता है, ये रोटेट भी करता है।
ये रोटेट भी करता है, तो दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। या तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो एरो दिखाता है इसके रोटेशन के डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि एक पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउल्स हालांकि ये आपको पढ़ने नहीं है, ये पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप सीनियर क्लासेस में जाइए तो आपको दिक्कत ना हो। ये वीडियो ही मैं बना रही हूँ स्पेशल कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने डिमांड किया था। पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर क्वांटम नंबर वाली कहानी मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो बहुत हाई फंडा हो जाएगा, आप लोगों के लो फंडे में ही मैं पढ़ा रही हूँ कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं तो इनका लोकेशन सब कुछ सेम है ना, ये उसी शेल में है, उसी सब सेल्स में है और उसी ऑर्बिटल में है, परंतु एक फोर्थ क्वांटम नंबर यानी उनकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी और एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसलिए ये एरो मैं बनाऊंगी। इस एरो की भी खास बात है, ये मैं आपको बता दूं, बट डोंट वरी, आपको एरो से इतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अब मैं बताऊंगी कि कैसे के एल एम एन आपस में रिलेटेड है और कैसे हम लोग SPDF के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि KLMN से हम लोग सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखे थे, बट मान लिया जाए कि एटॉमिक नंबर हो जाए 32, एटॉमिक नंबर हो जाए 30, तो फिर KLMN से लिखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये दोनों चीज आपको बताऊंगी कि कैसे सीनियर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, कैसे KLMN यानी कैसे शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आपस में रिलेटेड हैं। ये जो भी मैं फाइनल बताने जा रही हूँ आप लोगों को, उससे आप लोगों का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे SPDF के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। बट इस पूरे चीज को बताने के पहले मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, और ये ट्रिक मेरा नहीं है, ये ट्रिक एक ऑफ नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, एंड उसी साइंटिस्ट के नाम पर ऑफबॉ प्रिंसिपल ये एक डायग्राम के द्वारा मैं बताऊंगी, ठीक है। ये डायग्राम बोर्ड पर ही रहेंगे और इसी के आधार पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। और ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। ऑफबॉस प्रिंसिपल, आपको ये प्रिंसिपल पूरा जानना नहीं है क्योंकि आपको इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, बट कैसे आप क्या कीजिए, ट्रिक सबसे पहले एस एंड पी, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूं KLMN और यहीं तक हमारा 20 वाला तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। K के पास सिर्फ एक ही सब सेल थे, ये मैंने बताया, और वो है S। L के पास 2 हैं, S एंड P। M के पास 3 हैं, तो क्या होंगे S P D। N के पास S P D एंड F एंड सो ऑन। O के पास S P D F G, इस तरह से आएंगे। K की संख्या 1, इसकी 2, तो चूंकि इसमें दोनों में मैंने 2 लगा दिया। M 3, चलिए मैंने 3 लगा दिया तीनों में। 4 लगा दिया मैंने सभी के आगे। ये 1 2 3 4 शो कर रहा है हमारे किसको, KLMN को। अब मैं एक एरो बनाऊंगी और आपको उसी एरो के हिसाब से चलना होगा। स्केल लीजिए, एरो बना दीजिए, फिर स्केल लीजिए, यूं एरो बना दीजिए। आप एकदम सीधा सीधा लिखिएगा ना तो आपका एरो भी बिल्कुल स्ट्रेट आएगा आपकी कॉपी पर। ये गेम है बेटा, इसे गेम समझ के ही पढ़ो तो बहुत मजा आएगा। इट इज अ गेम। अब आपको गेम, मैं आपको एक गेम दे रही हूँ, आप गेम ही खेलिए, क्लियर। जैसे जैसे मेरा एरो जा रहा हो वैसे ही हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार के। पहले आया 1S,
चलिए हमारा गेम शुरू है। देन 2s के बाद फिर से हम लोग वापस आ गए। आपको दौड़ के यहाँ आना है, फिर दौड़ के वहां जाना है, ठीक है। 2p, देन 3s, फिर 3p, 3s के बाद जब फिर से वापस गए 3p, एंड 3p के बाद नॉट 3d, कहा हम लोग आए 4s में, देन 3d, देन 4p एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोगों को बढ़ते जाना है। मैं फिर से यहाँ लिख रही हूँ, 1 शो कर रहा है k को, 2 शो कर रहा है l को, 3 शो कर रहा है m को। अब बीच में हमारा n वाला भी एक आ गया। ये क्यों आया, एक मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं, जब जैसे ही एटम की साइज बढ़ती है ना, तो उनका जो एनर्जी लेवल है ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। अभी इस क्लास में आप सिर्फ इतना ही समझिए, उनका एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से ये जो अपर वाला एन का जो सब शेल्स है वो इस तरह से ओवरलैप करना लगता है। उनका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। मगर आपको भी उतना डिटेल आप दिमाग नहीं लगाइए, मैं सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना बता रही हूँ। तो इस तरह से, ठीक है। चूंकि S में एक बॉक्स थे और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। P में कितने बॉक्स थे, 3। तो टोटल कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं, 6। SP D में कितने थे, 5। चलिए मैं ये बता देती हूँ डायग्राम के द्वारा, 1 2 3 4 एंड 5। और एक में कितने आएंगे, 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, ठीक है। और F में थे 7। तो हर एक में 2-2 आ गए, ठीक है। हर एक में 2-2 आ गए, तो टोटल कितने हुए, 14। इसके पास 10, इसके पास 6 एंड इसके पास 2, यानी इसकी इतनी कैपेसिटी है। अब बिल्कुल ध्यान से सुना, बहुत ही आसान है ये। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। उन सारे एलिमेंट्स का मैं कुछ का ही लिख के बताऊंगी जिसका हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने क्या किया था, K किया था, L किया था, M था एंड N था, और यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा था, हाइड्रोजन। फिर क्या लिखा था, हीलियम। फिर लिखा था लिथियम। आप ये गेम खेल के देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। क्लियर, जैसे आप लोग पबजी खेलते हो, जैसे फ्री फायर खेलते हो, एक बार ये गेम खेल के तो देखो, ठीक है। लेट अस सपोज सोडियम का मैंने लिखना है, मुझे लिखना है। अब देखिए कैसे, के में क्या है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्स्ट, इसमें क्या थे, कितने थे, 1 थे ना। तो देखिए 1s, s में चूंकि एक ही है तो एक जाएंगे, 1s। ये 2 s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, ठीक है ना। 1s, और 1s के बाद मैंने क्या लिखा है, 2s। तो 2 तो हमारे L के लिए है, ठीक है। इसमें तो 2 कैपेसिटी है, बचे कितने, 1, ठीक है ना। सोडियम 11। चलिए मैंने थोड़ा सा ये कर दिया है क्योंकि अब आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए 1s2, 2 आ गए इसमें, 2s2, टोटल कितने हो गए, 2 and 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2p आपको लिखना है ना गेम के अनुसार, 2p, p की कितनी कैपेसिटी है, 6। तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p के बाद हमें लिखना था आओ प्रिंसिपल के आधार पे 3s। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचे ना, 3s1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। लेट अस सपोज फास्फोरस 15 नंबर पे आता है। तो पहले तो हमारा जो ये गेम चल रहा है 1s 2s 2p, इस गेम के आधार पे ऑफ बाउ ने जो हमें गेम दिया था उसके आधार पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब हमारे पास कितने बचे, ठीक है, 2 2 4 6 10 एंड 2 12 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे ना।
3s के बाद हमें लिखना था 3p। अब चूंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे तो हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया। तो इस तरह से शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स आपस में रिलेटेड होते हैं। क्लियर? ये के शेल है, s p d f हमारा सब शेल्स है, और जो मैंने बॉक्स बनाया है वो हमारा ऑर्बिटल्स है। क्लियर? मैं वंस अगेन आई रिपीट, ये के हमारा शेल है, इसके अंदर ये सारे सब शेल्स आ रहे हैं, और हर एक सब शेल्स में जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे ऑर्बिटल्स हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन हमारे इलेक्ट्रॉन का यहीं पर आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से शेल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आपस में रिलेटेड हैं, और कैसे हम लोग SPDF के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और सीनियर क्लासेस में आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो SPDF के आधार पर ही लिखना है, और इसके आधार पर लिखने पर हमारे एटॉमिक नंबर 30 आ जाए, 32 आ जाए, 56 आ जाए, 110 आ जाए, हम लोग सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। तो है ना बहुत आसान? क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास के ही सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने के पहले बाय।